प्रिय छात्राध्यापक अध्यापकाओं, आज का हमने चर्चा का विषय चुना है टॉपिक फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं संकलनात्मक, या उसे आप संरचनात्मक कह सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और समेटिव असेसमेंट में क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि जो असेसमेंट की प्रक्रिया है, आकलन, तो आकलन से पहले हम क्या करते हैं कि उस पेपर में टेस्ट में नंबर देते हैं और नंबरों के आधार पर हम उसका आकलन एवं मूल्यांकन करते हैं। तो मापन में हम अंक प्रदान करते हैं और आकलन में उन अंकों का अर्थ बताते हैं कि ये छात्र अमुक छात्र ने इतने अंक प्राप्त किए, तो इसका अर्थ क्या है। तो इस तरह से आकलन होता है। अब फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, संकलनात्मक आकलन है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण के उद्देश्यों की सफलता और शिक्षण की प्रभावशीलता की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस शिक्षण अधिगम में कहाँ तक शिक्षक सफल हो पाया है और विद्यार्थी भी कहाँ तक सफलता प्राप्त किया है। यहाँ दोनों का आकलन होता है, शिक्षक एवं विद्यार्थी। और ये जब अनुदेशन के दौरान या कक्षा शिक्षण के दौरान जब शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास को फलीभूत करता है, तो उस समय उसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि छात्र उस विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ ले, सीख ले, ज्ञान प्राप्त कर ले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक के जो भी प्रयास होते हैं, जो भी उसकी कोशिशें होती हैं कि किसी भी तरह इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, यानी कि विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ सके, अच्छी तरह से उसको सीख सके, उसका अधिगम कर सके। तो एक अच्छा शिक्षक यही सोचता है और इसी उद्देश्य को लेकर के वो शिक्षण कार्य करता है। और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा जो भी बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है, तो छात्र उस बातों को, सिखाए गए जो भी विषय वस्तु है, ज्ञान है, जो भी टीचर प्रदान करता है, तो उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करता है। और साथ साथ में शिक्षक के शिक्षण विधियों, उसके पढ़ाने के तौर तरीके
का भी विद्यार्थी क्या करता है, आकलन करता है। कल हमने भी बताया। तो इससे क्या होता है कि शिक्षक के जो शिक्षण की कठिनाइयां हैं या विद्यार्थी की जो अधिगम से संबंधित कठिनाइयां हैं उसका यहाँ पता लगाया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 महीने पे भी होता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है और यूनिट के रूप में। कि मान लीजिए कि शिक्षक ने एक यूनिट को पढ़ाया, एक यूनिट के पढ़ाने के उपरांत शिक्षक ये जानना चाहता है कि छात्र की क्या उपलब्धि रही। उस उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक क्या करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से छात्र की उपलब्धि का आकलन करता है, सतत आकलन इसमें होता है और उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं उस उपलब्धि या उस उद्देश्य को प्राप्त करने में एक जो है लर्नर्स अधिगम करता यानी विद्यार्थी अगर असफल हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। और उसके उपरांत अगर मान लीजिए कि शिक्षक ठीक है, वो अपने स्तर से बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, अच्छी तरह से टॉपिक समझा रहा है, बता रहा है, विषय वस्तु को समझा रहा है, लेकिन उसके बताने, उसके पढ़ाने, उसके तौर तरीके के सरल होने के बावजूद अगर छात्र अच्छी तरह से विषय वस्तु को नहीं सीख पा रहा है, उसका अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो कहीं न कहीं विद्यार्थी में कुछ कमियां हैं। तो उसके लिए विद्यार्थी की कमियों का पता लगाते हैं, किन कारण से विद्यार्थी अधिगम नहीं कर रहा है। अगर विद्यार्थी में नहीं कमी है, अगर विद्यार्थी मान लीजिए कि वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि हमारी ही शिक्षण की विधियों में, तकनीकी में और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस कहीं न कहीं हमारे पढ़ाने के तौर तरीके में क्या होना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। तो यहाँ दोनों के लिए फीडबैक मिलता है, टीचर को और विद्यार्थी को भी। और उस फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि केवल कमियों को बताना, कमियां निकालना या त्रुटियां निकालना। फीडबैक का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने शिक्षण में की प्रभावशीलता में कैसे सुधार लाएं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। शिक्षक अपने शिक्षण विधि, तकनीकी प्रविधि, युक्ति और स्ट्रेटजी में बदलाव लाता है और विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी भी उसमें सुधार लाता है। तो शिक्षक के जो सुझाव दिए जाते हैं शिक्षक द्वारा, उसका वो अनुपालन करता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट संकलनात्मक जो आकलन है उसका एक निरंतर होता रहता है और बराबर होता रहता है।
कक्षा शिक्षण के दौरान, जिससे कि हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को और मजबूत बल मिले और उस अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का हम क्या कर सकें, निदान कर सकें। तो इस तरह से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक मजबूत सुदृढ़ बना सकते हैं और हमें इसके लिए एक अच्छा प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात कि जो समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण के दौरान होता है, लेकिन समेटिव असेसमेंट एंड द कोर्स की समाप्ति के उपरांत समेटिव असेसमेंट किए जाते हैं। तो संरचनात्मक और समेटिव को बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन या आकलन के लिए असेसमेंट है चूँकि। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब विद्यार्थी जो है क्लास में पढ़ता रहता है तो शिक्षक उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, निरीक्षण करता है और कक्षा जो विद्यार्थी अधिगम नहीं करते, अच्छी तरह से नहीं सीखते, तो उन न सीखने के कारणों, कठिनाइयों का फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा पता लगाया जाता है और उसके निदान की व्यवस्था की जाती है। दूसरी बात, समेटिव में क्या होता है कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स की समाप्ति के बाद अंत में छात्र की उपलब्धि पता लगाने के लिए कि छात्र ने कितना क्या सीखा, उसकी उपलब्धि क्या रही, तो उस उपलब्धि के लिए हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के माध्यम से दोनों चीज़ें हैं कि यहाँ शिक्षक भी अपने शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास करता है और विद्यार्थी के अधिगम में भी सुधार आता है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास टीचिंग के दौरान होता है, जबकि समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ कोर्स की समाप्ति के बाद उसकी उपलब्धि देखी जाती है कि उसने क्या उपलब्धि हासिल किया। तो उसमें लास्ट में, एंड में, कल जैसे मैंने बताया था मूल्यांकन के बारे में कि हम एंड में, अंत में देखते हैं कि छात्र समेटिव असेसमेंट के द्वारा हम आकलन करते हैं, है ना, पता लगाते हैं कि छात्र ने की उपलब्धि क्या रही। और लेकिन छात्र की जो वीकनेस है, कमियां हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान ही पता लग जाता है और उस दौरान पता लगने के बाद तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को फीडबैक मिलते हैं। विद्यार्थी शिक्षक को फीडबैक देता है और शिक्षक विद्यार्थी को फीडबैक देता है। यानी पृष्ठपोषण की प्रक्रिया है जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जबकि समेटिव असेसमेंट में पूरे वर्ष के उपरांत, यानी कि एक कंप्लीट कोर्स हो गया, उसके बाद में क्या होता है कि एक टेस्ट होता है, वार्षिक परीक्षा जिसे कह लीजिए,
उस वार्षिक परीक्षा के उपरांत या कंप्लीट 1 ईयर 1 एकेडमिक सेशन के बाद छात्र की उपलब्धि का हम आकलन करते हैं कि 1 वर्ष या 1 एकेडमिक कैलेंडर की समाप्ति के बाद छात्र की क्या उपलब्धि रही है। उस उपलब्धि की जांच हम समेटिव के द्वारा करते हैं। अगर हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम जो है पॉजिटिव होगा, समेटिव भी असेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उस समय तत्काल सुधार कर दिया जाता है कि यानी छात्र की कमजोरी उसी समय पता लगाकर उसी समय उसका निदान कर दिया जाता है। कि जैसे एक हमने यूनिट टेस्ट लिया, अगर यूनिट टेस्ट में छात्र ने अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए या उस किसी भी विषय में छात्र कमजोर था, अच्छे अंक नहीं प्राप्त करता है, तो वहाँ हमें जानकारी मिल जाती है ना कि इस छात्र का इस विषय में पकड़ बहुत कम है, अच्छी तरह से अधिगम नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर ही हम आगे कोर्स नहीं पढ़ाएंगे, हम आगे तब बढ़ेंगे जब उस पे उसकी अच्छी पकड़ बन जाए। ये नहीं कि हम देखें कि हमारा कोर्स पूरा होना चाहिए। क्या है कि आजकल जो है लोग टीचर यही सोचते हैं कि बच्चा पढ़े या न पढ़े, क्लास में छात्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस अपने कोर्स को पूरा कर देना है। आज का जो शिक्षण का जो पैटर्न है, तौर तरीका है, तो शिक्षक के शिक्षण का मूल्यांकन होना चाहिए कि ये नहीं कि हम केवल छात्र एक पक्षी जो है देखते हैं कि बस छात्र का अच्छा अधिगम होना चाहिए, हमारा उससे लेना देना नहीं। हमने क्लास में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमारी इतिश्री मतलब शिक्षण की इतिश्री हो गई, कोई लेना देना नहीं है। जैसे स्कूलों में सरकारी अन्य में क्या है कि टीचर ये नहीं देखता है कि भाई पूरे क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से मान लीजिए कि 5 बच्चों को समझ में आ गया और 25 बच्चों को टॉपिक नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब यही है कि हमें वहाँ रुकना होगा। उन बच्चों को भी उन 5 बच्चों के बराबर लाना है। ये प्रयास करना चाहिए कि हम आगे का जो अगला टॉपिक है, अगली यूनिट्स है, उसको तभी पढ़ाएंगे कि जब पहली यूनिट में छात्र की अच्छी पकड़ बन जाए, यानी कि अच्छी तरह से छात्र उस विषय वस्तु को सीख ले, उसका अधिगम कर ले, तब हम आगे की टॉपिक की ओर नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन टीचर तो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं कोई पता नहीं लगाता। वो सोचता है कि ठीक है, हमारा साल भर का ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट को हमने पढ़ा दिया साल भर के अंदर, पहले भी बिफोर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, हमने टॉपिक पढ़ा करके हमने अपनी इतिश्री समझ ली। लेकिन क्या हमने ये जांचने परखने का हमने कुछ एफर्ट्स किया कि छात्र, चलो ठीक है कि हमने कोई टीचर जानने का प्रयास नहीं करता, लेकिन फॉर्मेटिव कहता है कि आप एक यूनिट पढ़ाते हैं तो एक यूनिट के बाद आप टेस्ट लीजिए छात्र, और उसके छात्र की उपलब्धि पता करिए कि उस यूनिट में उस जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक पे छात्र की पकड़ क्या है। अगर छात्र उस यूनिट को जितने एक यूनिट में मान लीजिए 4 पार्ट है या 4 लेसन है या 5 लेसन है,
तो उस 4-5 जो लेसन है उस पे छात्र की क्या पकड़ है, तो उसके लिए हमें टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट के माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त होगी कि हाँ, ये विद्यार्थियों की इस यूनिट में अच्छी पकड़ बन गई है, अब मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। जैसे गणित का मान लीजिए कोई एक यूनिट है फैक्टर्स का, अगर बच्चों को फैक्टर्स की जानकारी नहीं है या फैक्टर्स पे अच्छी तरह पकड़ नहीं बन पाई है, तो फिर आगे की यूनिट पढ़ाने का क्या औचित्य है। केवल हम अपनी खाना पूर्ति कर देते हैं कि हमने अपना कोर्स पूरा कर दिया, बच्चे पढ़े अथवा न पढ़े, उन्होंने कितना सीखा हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक के शिक्षण का आकलन विद्यार्थी करता है और छात्र के अधिगम का आकलन शिक्षक करता है। तो दोनों के करने से और दोनों के द्वारा फीडबैक प्रदान करने से शिक्षक भी अपने शिक्षण विधियों में अपनी प्रविधियों में, अपने तौर तरीके में, अपने पढ़ाने के जो उसकी शैली है, भाषा शैली है, उसमें वो सुधार लाता है, उसको सरल सुगम बनाता है कि जिससे छात्र अच्छी तरह समझ सके। और विद्यार्थी के अधिगम का जो है आकलन शिक्षक करता है। तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षक और विद्यार्थी के लिए। और समेटिव असेसमेंट में सिर्फ लास्ट में अंत में हमने बताया कि कोर्स के समय बाद जो इससे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, एनुअल एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें देखा जाता है कि क्या उपलब्धि रही है छात्र की। तो समेटिव असेसमेंट हो गया। तो समेटिव असेसमेंट हमेशा कोर्स के अंत में ही होता है। तो कोर्स के अंत में जो उपलब्धि होती है उसी के आधार पे हम शिक्षक के शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी की योग्यता का हम आकलन कर लेते हैं। तो हमेशा समेटिव असेसमेंट जो है योगात्मक कह लीजिए, गुणात्मक होता है और ये अंत में होता है, एंड में। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक प्रकार से देखें तो समेटिव के लिए एक बूस्ट का काम करता है, वीटल का काम करता है, एक टॉनिक के रूप में काम करता है समेटिव असेसमेंट। अगर हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगर हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें समेटिव असेसमेंट में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने आज एक अपने संक्षिप्त चर्चा पर चर्चा के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट को किस तरह समझें। मैं किताबी भाषा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी हम व्यवहारिक तथ्यों को जोड़ करके उस विषय वस्तु पे चर्चा हमने किया, परिचर्चा किया, एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स तो सभी के पास अवेलेबल है। एक टीचर की आवश्यकता क्यों?
किताब से तो बच्चे पढ़ लेंगे, विद्यार्थी पढ़ लेगा, किताब तो सभी विद्यार्थियों के पास है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि किताब की जो भाषा लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी जो लर्नर्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, कि वो उस भाषा को समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है, अवधारणा क्या है। तो हमने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में आपको हमने एक व्यवहारिक तरीके से उन सैद्धांतिक बातों को हमने एक सरल तरीके से, सुगम तरीके से प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया, और निसंदेह ये हमारा प्रस्तुतिकरण आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी के साथ मेरा ये आज की चर्चा पर चर्चा खत्म करने की अब इजाज़त है, लेना चाहूँगा। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे, और ये संवाद हमारा परस्पर जारी रहेगा। वीडियो के माध्यम से कुछ अभी तकनीकियों के कारण लाइव में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम इस माध्यम को अपना रहे हैं, वीडियो की आप तक पहुंच जाए, आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं तो उसमें आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।